Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. Before we start our session for today, online students, मुझे kindly confirm करें if you can hear me properly and if the board is visible. चलें, excellent. तो हम लोग अपना आज का सेशन फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. अगर क्विकली रिकैप करें हमारे लास्ट सेशन को, हमारे लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे IAS 36. IAS 36 में हम लोगों ने डिफरेंट IAS 36 के कॉन्सेप्ट्स पढ़े. हम लोगों ने ये देखा कि आखिर IAS 36 का ऑब्जेक्टिव क्या है. हम लोगों ने ये बात की कि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है. हम लोगों ये देखा कि एबनॉर्मल या अदर देन नॉर्मल और नॉर्मल एसेट्स क्या हैं और क्या डिफरेंस होता है. हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि कैश जनरेटिंग यूनिट्स के केस में इम्पेयरमेंट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है. हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि कॉर्पोरेट एसेट्स और गुडविल की एलोकेशन आखिर किस तरह से की जाती है और उसका इम्पेयरमेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंस आता है. ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. एंड अलोंग विद स्टडिंग रिवाइजिंग IAS 36 हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा IAS 36 पे, और उस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने CGU का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था. उस CGU के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये CGU का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोगों ने ये देखा कि ऑडिट पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और शाहिद चौधरी ने कहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं की थी. आज की क्लास में हम लोग एक स्टेप पीछे जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं IAS 38 के एक क्वेश्चन को. अगर आप लोगों को याद हो, IAS 38 का एक क्वेश्चन था विंटर 2020 का. विंटर 2020 का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग करेंगे और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन और इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम. काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि सर इस पास्ट पेपर क्वेश्चन में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है एक्सचेंज ऑफ इंटेंजिबल्स का, जो CFAP लेवल पे भी एज सच टेस्ट नहीं होता और वो हिस्टोरिकली MSA 1 में भी एज सच टेस्ट नहीं हुआ. तो काइंडली आप जरा इस क्वेश्चन पे रोशनी डाल दें और आप ये बता दें कि आखिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस लिखनी क्या है. ICAP का एग्जामिनर सरप्राइज देता है. अकॉर्डिंगली उसने ढूंढ के एक ऐसा एरिया निकाला जो CFAP लेवल पे भी टेस्ट एज सच नहीं हुआ. तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे एंड वंस वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल मूव ऑन एंड स्टार्ट एंड अदर स्टैंडर्ड IAS 19 को हम लोग डिस्कस करेंगे. कोशिश करेंगे कि उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कंप्लीट करें आज की क्लास में. एंड इफ इट इज कंप्लीटेड वी विल मूव ऑन टू पास्ट पेपर्स एज वेल और उसका एक आध सवाल हम लोग देख लेंगे. हम लोग पास्ट पेपर पे आ रहे हैं और पास्ट पेपर में विंटर 2020 अटेम्प्ट में हम लोग आ रहे हैं. दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसको एक साथ रीड कर लेते हैं. रिक्वायरमेंट्स अगर हम लोग देखें तो एग्जामिनर हमें कह रहा है रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अपेंडिक्स 1, 2 and 3, then explain any financial reporting issues that have not been correctly accounted for in the group financial statements for the year ended 31st of October 2020. Prepare journals where possible. तो हमें journal entries भी बनानी है. उसके बाद Roman 2 है that explain any audit issues that need to be resolved before completion of the audit. Outline any actions required by the audit team for each of the audit issues identified. बैकग्राउंड क्विकली रीड करने अगर यू आर उमर एंड वर्क एज एन ऑडिट मैनेजर फॉर मान एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स.
The audit partner Riaz has asked for your assistance for completion of group audit of Sabha Laboratories, a listed company, for the year ended 31st of October 2020. Riaz explained that the previous audit manager does not have sufficient time to work on all the engagements. Accordingly, आपको इस engagement पे लाया जा रहा है. In Appendix 1, you are provided with some background information on SL, and the draft group financial statements are in Appendix 2. The previous audit manager has performed his review of the audit working paper and has identified areas requiring your attention as presented in Appendix 3. तो Appendix 3 में हमें वो areas बताए गए हैं जिन पे हमें focus करना है. No explanation has been provided as to why these areas have been highlighted. ये बातें आपको खुद identify करनी है. And explain from Jana Sheikh, the chief executive of SL, is presented in Appendix 4. In which Jana has asked Manco's assistance on appointment of a non-executive director. Code of ethics से relevant ये part है. You have been asked to prepare a response for this request for Riaz's review. Finally, in preparation for the independent review of audit of SL and the subsidiaries, after reviewing of all of the information, prepare the summary that explains any quality control issues in respect of group audit of SL. तो हमें यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज बताने हैं. अभी हम लोग सारे पार्ट्स अभी साइड पे कर रहे हैं. वी आर लुकिंग एट रिक्वायरमेंट ए ओनली, और रिक्वायरमेंट ए का रोमन 1 और रोमन 2 हम लोग देख रहे हैं. अपेंडिक्स 1 को अगर हम लोग देखें तो अपेंडिक्स 1 में हमें कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को अगर रीड आउट करें, SL ग्रुप ऑपरेट्स इन फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर मार्केट. The following subsidiaries have been owned by SL for a few years and all are audited by Man & Co. हमारी फर्म ही इनको ऑडिट करती है. अकॉर्डिंगली कोई भी कंपोनेंट ऑडिटर इन्वॉल्व नहीं है. कराची रिसर्च, मुल्तान मैन्युफैक्चरिंग, गुजरात वाइटामिन, ये 3 एंटिटीज हैं. During the year ended 31st of October 2020, SL acquired 2 new subsidiaries. 3 पहले से थी, 2 मजीद एक्वायर कर ली, टोटल 5 बन गई. Quetta Pharmaceuticals was identified as a significant component at the audit planning stage. This year's audit of QP has been performed by its existing auditors, Hamid & Co. Hamid & Co. क्या बन जाएंगे हमारे लिए? Component auditor बन जाएंगे हमारे लिए. As part of the audit planning process, Hamid & Co. were contacted and have agreed to provide Man & Co. with a report that summarizes the result of audit. मतलब आपको एक इंटर ऑफिस रिपोर्ट आपको एक मिल जाएगी. Peshawar Health is also a significant component of SL Group. Man & Co. was appointed as its auditor for the year ended 31st of October 2020. Once again, यहाँ पे कोई भी component auditor नहीं है, हम ही इसका ऑडिट कर रहे होंगे. These 2 acquisitions have increased the SL's consolidated profit after tax by just over 25%. The profitability of the other group companies have remained relatively stable, with GV as the sole exceptions. GV's customers sell vitamins within the domestic market, and they have been negatively impacted by the changes in the economy. Group materiality has been assessed as 80 million rupees, which is a low amount to reflect the increased risks due to changes in group structure. The key risk area for the group is the treatment of research and development expenditure, which is an inherently risky area with the potential to impact a consolidated profit. किस तरह से consolidated profit पे इसका इफेक्ट आएगा? कंपनी ने कुछ अमाउंट्स को कैपिटलाइज कर दिया होगा जबकि उनको एक्सपेंस आउट होना चाहिए था. एक्सपेंस आउट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी. उसके बाद वी हैव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की अमाउंट्स 1527 मिलियन. यहां पे वी हैव इंटेंजिबल्स 8569. उसके बाद हम लोग अपेंडिक्स 3 पे आए तो अपेंडिक्स 3 में कंपोनेंट ऑडिटर की आउटसोर्सिंग की बातें की गई हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट की बात की गई है, एक्सचेंज ऑफ डेवलपमेंट की भी बात की गई है. हम लोग 2 एरियाज को देख रहे हैं, एक हम लोग डेवलपमेंट कॉस्ट को देखेंगे और हम लोग एक्सचेंज ऑफ डेवलपमेंट को देखेंगे. KR Karachi Research obtained regulatory approval for a newly developed drug in Pakistan and have incurred rupees 65 million of additional development cost
necessary to seek regulatory approval for the drug in UK. KR has capitalized all of these additional costs on the basis that the drug has been granted approval in Pakistan. Meaning that कि एक कंपनी ये अज्यूम कर रही है कि अगर पाकिस्तान में अप्रूवल मिल गया है तो यूके में भी अप्रूवल मिल जाएगा, यूके में अप्रूवल मिल जाएगा मतलब टेक्निकली वायबल है और कमर्शियली फीजिबल है. सिंस क्राइटेरिया मीट हो रहा है, कंपनी ने पूरी की पूरी अमाउंट को कैपिटलाइज कर दिया. The audit team has obtained evidence that the drug has been approved in Pakistan and has carefully reviewed the projected forecast that show that the drug will generate an economic benefit if it is approved in the UK market. The additional cost applicable to the regulatory approval for the UK have been verified from the supporting document to confirm that all of the costs relate to development activities required to obtain this approval. ये आपके पास पहला केस हो गया डेवलपमेंट कॉस्ट का. उसके बाद एक्सचेंज ऑफ डेवलपमेंट. SL हैज बीन डेवलपिंग अ कफ रिलीव ड्रग फॉर फ्रेंच मार्केट. इट हैड इनकर्ड, अब ये कौन सा प्रोडक्ट था हमारा? कफ रिलीव ड्रग था हमारा. इट हैड इनकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ ₹60 million which had been correctly capitalized in prior period. मतलब ये तो जो पिछले पीरियड में जो काम हुआ वो बिल्कुल ठीक था. During the year, SL agreed with the French pharmaceutical company to exchange the development of this drug for the development of a pain relief drug within Pakistan. क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये रिसर्च आप एक्सचेंज कर लें अगेंस्ट रिसर्च विच वी हैव बीन डूइंग. फ्रेंच कंपनी रिसर्च कर रही थी पेन रिलीफ ड्रग पे. उन्होंने कहा कि ये पेन रिलीफ ड्रग वाली रिसर्च आप ले लो और हमें अपनी रिसर्च दे दो फॉर कफ रिलीफ ड्रग. ये अग्रीमेंट तय पा गया. द अग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन बोथ पार्टीज एज बोथ पार्टीज कंसिडर्ड they could use their own expertise within the different markets to gain regulatory approval. The amount already incurred by the French company for development of pain relief drug equates to 40 million. But this was still agreed as fair exchange. 20 मिलियन का डिफरेंस है. हमने कितनी अमाउंट, हमारे क्लाइंट ने कितनी अमाउंट कितना एक्सपेंडिचर किया था? 60 मिलियन का. फ्रेंच कंपनी ने कितना एक्सपेंडिचर किया है? 40 का. लेकिन तभी दोनों पार्टीज अग्री कर गई हैं ऑन दिस एक्सचेंज. SL has continued to hold development cost at 60 million and has provided evidence of the pain relief drug's technical feasibility to the audit team, as well as its probable future economic benefit. The review of the audit testing confirms that it is appropriate to continue to recognize the development cost at 60 million, as there is sufficient and appropriate audit evidence that it meets the criteria for recognition under IS 38 intangible asset. ये पूरा सिनेरियो आपको दिया गया है. Then we have Appendix 4 which is email from the client and Appendix 4 जिसमें ईमेल है फ्रॉम क्लाइंट. और हमारे पास रोमन सी रिक्वायरमेंट सी जो थी वो क्वालिटी कंट्रोल वाली रिक्वायरमेंट थी जिसमें हमें पूरे के पूरे इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना था. अभी हम लोग रिक्वायरमेंट ए को देख रहे हैं सिर्फ, जिसमें हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज बताने थे और हमें उसमें ये बताना है कि आखिर हमें ये बताना है कि आखिर ऑडिट कंप्लीशन से पहले हम लोग इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे. आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट हैं. सही है. यू हैव 20 मिनट्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम लोग नमाज ब्रेक कर रहे हैं. आप सबसे पहले नमाज पढ़ के बी बैक इन 10 मिनट्स एंड उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट करना शुरू करें. 20 मिनट है आप लोगों के पास. इन टोटल हम लोग 20 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे. ओके जी, ख़वातीनो हज़रात ज़रा यहाँ पे वापस आ जाएं. हम लोग पहला केस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें एग्जामिनर ने हमें रिक्वायरमेंट दी है विथ रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट कॉस्ट. सब लोग यहाँ पे देखेंगे. अब डेवलपमेंट कॉस्ट वाली रिक्वायरमेंट को हम लोग देख रहे हैं.
डेवलपमेंट कॉस्ट में हमें कौन से दो काम करने हैं? सबसे पहले हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू बताना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू बताना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एक्शंस टू बी टेकन। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज की जब हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज में व्हाट डू वी हैव टू मेंशन? मटीरियलिटी एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दोनों चीजें आ गई, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट हैज बीन डन, दोनों चीजें यहां पे आ गई। ग्रुप मटीरियलिटी हमें कितनी दी गई है? 80 मिलियन। सब लोग मेरे साथ रहेंगे। ग्रुप मटीरियलिटी इज इक्विवेलेंट टू 80 मिलियन। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये कितनी है? चेक करो, 65 मिलियन। ट्रांजैक्शन जो है, डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो है 65 मिलियन की। क्या करूं? कोई काम करूंगा? 81.25% ऑफ मटीरियलिटी। सर यहाँ पे ये जो आपको मटीरियलिटी दी गई है ये कौन सी मटीरियलिटी है? जरा मुझे क्वेश्चन में देख के बताएं। ये ग्रुप मटीरियलिटी ओवरऑल है या ये प्लानिंग मटीरियलिटी है? सर हमें एग्जामिनर ने ये बात क्लैरिफाई नहीं की कि आया ये प्लानिंग मटीरियलिटी है या ये ओवरऑल मटीरियलिटी है, ऐसा ही है? ये बात क्लियर नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे लिए ओवरऑल मटीरियलिटी है, ये ओवरऑल मटीरियलिटी है, तो मेरी प्लानिंग मटीरियलिटी क्या होगी? मेरी प्लानिंग मटीरियलिटी कम होगी इससे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एट एन ओवरऑल लेवल, ओवरऑल मटीरियलिटी के पर्सपेक्टिव से ये मटीरियल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पीएम के पर्सपेक्टिव से ये मेरे लिए मटीरियल हो। तो मुझे काम करना होगा। एक वजह जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि हम काम करेंगे वो ये है। दूसरी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये जो एग्जामिनर ने 80 मिलियन दिए हुए हैं, ये 80 मिलियन प्लानिंग मटीरियलिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि मेरा ये वाला आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है। ऐसा ही है, ये मेरा ये वाला आर्ग्यूमेंट फेल हो गया। अगर ये मेरे पास प्लानिंग मटीरियलिटी है तो मैं शायद इनिशियल स्टेजेस पे इस पे कोई भी काम ना करूं। मैं जब इनिशियल प्रोसीजर्स कर रहा हूं, मैं शायद उस वक्त इस पे कोई भी काम ना करूं। लेकिन जब ऑडिट एंड हो रहा होगा, जब मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, जब मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, तब मैं आइजा 450 की इवैल्यूएशन, आइजा 450 के तहत अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करूंगा। मैं अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करूंगा और ये 65 मिलियन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का पार्ट बन जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, इट इज वेरी लाइकली दैट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मेरी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स क्या करेंगी? एक्सीड कर जाएंगी ओवरऑल मटीरियलिटी से। तो मुझे इस पे काम करना होगा। इट इज वेरी लाइकली कि मैं इस पे मुझे काम करना होगा। अब काम के लिए पहला जो रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है, तो हम लोग इस पे 12 कोई ना कोई काम तो करेंगे। क्योंकि हम लोग काम करेंगे, हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अब मुझे बताओ कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर दी स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इनटेंजिबल आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इनटेंजिबल आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कब? जब डेफिनेशन आपने फुलफिल करवा दी और जब आपने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करवा दिया। जब आपने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करवा दिया, यहां पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे KR ने ऑब्टेन की है रेगुलेटरी अप्रूवल पाकिस्तान में, और इसने रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है कहाँ पे, यूके में। इसने रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई कहाँ किया हुआ है, यूके में। और इस पे इसने कितने पैसे खर्च किए हैं, 65 मिलियन, जिसको इसने क्या कर दिया है, कैपिटलाइज। क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सीन है, क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एंगल है, तो मैं यहां पे तो बाद में आऊंगा। पहले मुझे क्या देखना होगा, पहले मुझे रिसर्च और डेवलपमेंट वाला क्राइटेरिया देखना होगा। मुझे क्राइटेरिया देखना होगा कि आया ये डेवलपमेंट फेज में इनकर हुई भी है या नहीं। अगर ये डेवलपमेंट फेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है ये कॉस्ट, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, फिर मैं इसको कैपिटलाइज कर सकता हूं। अब डेवलपमेंट वाले क्राइटेरिया में मुझे क्या क्या देखना होता है, मुझे फीजिबिलिटी देखनी होती है सर, मुझे टेक्निकल फीजिबिलिटी देखनी है सर, मुझे कमर्शियल वायबिलिटी देखनी है, मुझे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी देखनी है, मुझे ये देखना है कि कॉस्ट मेजर रिलायबली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सही है, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन बहरहाल स्टैंडर्ड में काफ़ी सारे क्राइटेरियाज मौजूद हैं। मुझे ये सारे क्राइटेरियाज देखने हैं। हम जो डिस्कशन करेंगे, हम लोग बात करेंगे इन दो के ऊपर। ऑल्दो यू आर वेरी मच श्योर कि आप अपना प्रोडक्ट बना लोगे, आप ये ड्रग डेवलप कर लोगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यूके में आपको अप्रूवल मिल जाए। पाकिस्तान में अप्रूवल मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि यूके में भी अप्रूवल मिल जाएगा। पाकिस्तान के जो लोकल लॉज हैं और यूके के जो लोकल लॉज हैं विथ रिगार्ड्स टू ड्रग रेगुलेशंस, वो ड्रास्टिकली डिफरेंट है। अकॉर्डिंगली यू कैन नॉट कंपेयर कि अगर पाकिस्तान में मुझे अप्रूवल मिल गई है तो यूके में मुझे अप्रूवल मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से कमर्शियल वायबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है। हमें ये देखना होगा कि कमर्शियल वायबिलिटी, ऑल्दो बाकी सारा क्राइटेरिया तो ऐसा महसूस हो रहा है कि फुलफिल हो जाएगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड दिस ड्रग इन पाकिस्तान, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है, हमें ये एलिमेंट, ये क्राइटेरिया हमें देखना होगा कि फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया, अगर डेवलपमेंट फेज का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, फिर मेरा इसको रिकॉग्नाइज करना सही है। अदरवाइज इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज दिस अमाउंट 65 मिलियन एज एन इंटैंजिबल एसेट। चले, एक्सीलेंट। रिपीट कर देता हूं क्या हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने ये बात की कि सर अगर हम लोग इसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी और कमर्शियल वायबिलिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस अमाउंट को कैपिटलाइज करेंगे। द कंपनी वुड कैपिटलाइज दिस अमाउंट, और इसका अगर इसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी और कमर्शियल वायबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो सकती, देन वी विल एक्सपेंस आउट दिस पर्टिकुलर अमाउंट। यही बात हम लोग अपने आंसर में भी लिखेंगे। अगर हम लोग रोमन 2 को देखें, एक्शंस टू बी टेकन को देखें, तो यहाँ पे ऑडिट फर्म ने क्या काम किया है, पाकिस्तान में जो अप्रूवल मिली है उसको चेक कर लिया है। ये देखा है कि अगर ग्लोबली इस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो इट वुड बी सेलेबल, प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। फोरकास्ट को चेक कर लिया है और ये चेक किया है कि 65 मिलियन की अमाउंट ही इनकर हुई है या नहीं। द ऑडिट टीम हैज फेल्ड टू वर्क अपॉन अ बेसिक क्वेश्चन कि आया ये ड्रग यूके में अप्रूव होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि यही तो वो बेसिस हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर कैपिटलाइजेशन पर्पसेस। ऑडिट टीम ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। अकॉर्डिंगली हम लोग ये बात लिखेंगे that the audit firm should have, that the audit team should have realized that approval in Pakistan does not serve as a precedent or a basis for approval in UK.
because the landscape, the regulatory environment in these two countries is drastically different. Accordingly, the firm should have worked on this particular aspect and verified that is it likely that approval will be granted. If yes, it was appropriate to capitalize this amount. Otherwise, once again, this amount should be expensed out through P&L. ये बात हम लोग लिखेंगे रोमन 2 में. अब जल्दी से ये कॉपी कर लें. उसके बाद आप लोग इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट लिखे, सॉल्व करेंगे. एक्सचेंज ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, एक्सचेंज ऑफ डेवलपमेंट वाला पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे. 10 मिनट है आपके पास सॉल्व करने के लिए. वंस यू डू दैट देन विल डिस्कस. ओके जी, तो अब सब लोग यहां पे देखें, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे और हम लोग एक साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, एक्सचेंज ऑफ डेवलपमेंट वाले सिनेरियो में, मुझे एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि हमारी जो पाकिस्तान बेस्ड एंटिटी थी जिसका नाम था एसएल ने एक कफ रिलीफ ड्रग बनाया था. और ये ड्रग किसके लिए हम लोगों ने बनाया था? ये बनाया था एक फ्रेंच कंपनी के लिए. इनके लिए हम लोग रिसर्च कर रहे थे. एज पार्ट ऑफ द एक्सचेंज प्रोग्राम हम लोगों ने ये ड्रग दे दिया है टू फ्रेंच कंपनी, और इसके बदले में हम लोगों ने इनसे क्या ले लिया है? इसके बदले में हम लोगों ने इनसे ले लिया है पेन रिलीफ ड्रग. इसकी हम लोगों ने रिसर्च ली है इनसे. रिसर्च के बदले रिसर्च हम लोगों ने ले ली है. ये जो ड्रग था, ये जो रिसर्च थी, इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी 60 मिलियन. 60 मिलियन क्या थी? 60 मिलियन इसकी कॉस्ट थी, द अमाउंट विच वी एक्सपेंडेड. और इसकी रिसर्च में जो अमाउंट हम लोगों ने फ्रेंच कंपनी ने स्पेंड की थी वो कितनी थी? वो थी 40 मिलियन की. अब यहां पे दो सवाल हैं, यहां पे दो सवाल हैं. पहला सवाल आप लोगों से ये है कि क्या इस एक्वायर्ड रिसर्च को कैपिटलाइज कंपनी कर सकती है? पहला सवाल ये है. और दूसरा सवाल ये है कि इफ यस तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये दो सवाल है आप लोगों से, और इन्हीं दो सवालों को जब इनका आंसर दे देंगे, दैट विल बिकम योर आंसर फॉर रिक्वायरमेंट रोमन 1. एक्वायर्ड रिसर्च, कैन वी कैपिटलाइज इट? वी कैन इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया. हम लोगों ने ये बात एक पास्ट पेपर क्वेश्चन से समझी थी. उस पास्ट पेपर क्वेश्चन में एक एंटिटी ने सखर फार्मास्यूटिकल्स को एक्वायर किया था बिकॉज ऑफ रिसर्च. इस एंटिटी ने सखर फार्मास्यूटिकल्स को एक्वायर किया था बिकॉज ऑफ रिसर्च, और इस रिसर्च की सेपरेट ऑफर्स भी आ रही थी. अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कहा कि इट इज सेपरेबल इन नेचर, दिस रिसर्च वाज सेपरेबल इन नेचर. और क्योंकि ये सेपरेबल इन नेचर है तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हम उससे मिलता जुलता आंसर लिखेंगे और आंसर हमारा आएगा यस इट कैन बी कैपिटलाइज. अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे कि सर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए. इनटेंजिबल एसेट्स किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होते हैं? कॉस्ट क्या होती है किसी भी एसेट की? उसकी फेयर वैल्यू होती है. सही है. तो ऑल इंटेंजिबल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, जो कि उनकी क्या होती है? फेयर वैल्यू होती है. हम लोग फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं अनलेस दो चीजें, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस,
या फिर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। अब देखो बात से बात निकलेगी, अब बात से बात हम लोग निकालेंगे। ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस कब होगा? ट्रांजैक्शन विल हैव कमर्शियल सब्सटेंस when cash flows relevant to both products या both drugs will be different। सही है? कमर्शियल सब्सटेंस तभी होगा ट्रांजैक्शन में। एज पर IAS 38 transaction will have commercial substance when, as a result of transaction, entities cash flows, risk and other factors would change। अब इस पूरे केस में जो हमें केस बताया गया है, क्या इस ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है? ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, बिल्कुल ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। जब हमारी एंटिटी कफ रिलीफ ड्रग की रिसर्च को ओन करती थी, इस ड्रग रिसर्च के केस में जो एंटिसिपेटेड कैश फ्लोज थे वो कुछ और थे। यहां पे एंटिसिपेटेड कैश फ्लोज एक्स थे और यहां से जो अब कैश फ्लोज आ रहे होंगे वो वाई होंगे। फॉर एग्जांपल, जो हमारा रिस्क था वो कफ रिलीफ ड्रग वाली रिसर्च होल्ड करने का रिस्क कुछ और था और यहां पे रिस्क कुछ और होगा। क्योंकि हमारे कैश फ्लोज हमारा रिस्क चेंज हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। और क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है, इस ट्रांजैक्शन को किस पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब फेयर वैल्यू किसकी? The asset acquired or the asset given up? सर स्टैंडर्ड हमें कहता है that first preference should be given to fair value of the asset given up। सही है? स्टैंडर्ड आपको कहता है fair value of the asset, in our case drug, which is given up should be measured if the same can be measured reliably। Can be reliably measured, otherwise the transaction should be recognized at fair value of asset acquired। ये बात हम लोगों ने लिख दी, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है? हमें कफ रिलीफ ड्रग की फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी है, उस पर वैल्यू करेंगे। अगर इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते तो इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करवाएंगे और इस पे हम लोग इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करवाएंगे। अब यहीं पे इसी पार्ट को अगर हम लोग कंटिन्यू करना चाहें, हम लोग इसमें और एक और बात लिख सकते हैं। जब एसएल ने पेन रिलीफ रिसर्च को एक्वायर किया तो अब इसमें फ्यूचर में क्या करना होगा?
फ्यूचर पे इस पे मजीद काम करेंगे, फ्यूचर में इस पे मजीद काम करेंगे, या मैं ये कहूं इस पे फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर होगा, ऐसा ही है। इस फर्दर एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक्सेलेंट सर, मैं ये देखूंगा कि ये IAS 38 का रिसर्च और डेवलपमेंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं। इफ इट फॉल्स इनटू द डेवलपमेंट फेज तो मैं इस अमाउंट को, जो अमाउंट में फर्दर इनकर करूंगा, उसको मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। यही बात हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, विथ रिगार्ड्स टू सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर evaluate if criteria for development phase being fulfilled. Yes तो capitalize, and if no तो expense out। ये हम लोगों ने रोमन 1 का आंसर लिखा है। दिस इज रोमन 1, कॉपी कर लें इसको। हाँ, कॉस्ट है इसकी। ट्रीट कर सकते हैं हाँ, लेकिन आपको इसकी तब भी फेयर वैल्यू इवैल्यूएट करवानी होगी। इसमें देखो ये नहीं लिखा हुआ कि ये इसकी फेयर वैल्यू, इसमें लिखा हुआ है दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर एक्सचेंज। तो फेयर एक्सचेंज का और फेयर वैल्यू का मतलब जो है वो डिफरेंट है। Valuation. Now let's talk about Roman 2. Roman 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात मेंशन करूंगा दैट ऑडिट टीम हैज नॉट परफॉर्म्ड एनी टेस्टिंग टू evaluate commercial substance of this transaction. Although the balance of 60 million is below materiality, fair value of the research can be significantly high, that is above materiality. Above materiality. ये दो पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए। We should perform
या वी शुड इंश्योर फॉलोइंग एक्शंस बिफोर कंप्लीशन। अब क्या क्या करेंगे हम लोग? Obtain additional audit evidence over commercial substance discuss with management as to how requirements of IAS 38 were met, request management to engage an expert to determine fair value of research acquired and given up। इस तरह हम लोग आंसर लिखेंगे इस रिक्वायरमेंट का। बिल्कुल। आंसर तुम्हारा पार्टली ठीक होगा, लेकिन यू आर मिसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड के इसको फेयर वैल्यू किस फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज होना चाहिए, आइदर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड। हाँ किया हुआ है ना मेंशन, दैट्स इट। फिर सी जल्दी से आंसर कॉपी करें, देन वी विल मूव ऑन टू IAS 19। The next topic which we are going to start is IAS 19 employee benefits। आप में से मेजॉरिटी ने ये स्टैंडर्ड CFAP लेवल पे बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये बड़ा फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है CFAP में। IAS 19 की अगर हम लोग बात करें तो IAS 19 डील करता है एम्प्लॉई बेनिफिट से। और अगर मैं किसी भी एंटिटी को देखूं, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट यूनिलीवर पाकिस्तान, तो यूनिलीवर पाकिस्तान के किसी भी एम्प्लॉई को डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट मिल रहे होते हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान के एम्प्लॉइज को बेसिक सैलरी मिल रही होती है और उसको कुछ अलाउंसेस मिल रहे होते हैं। साथ साथ यूनिलीवर पाकिस्तान के एम्प्लॉय को अगर सीनियर लेवल एम्प्लॉय है तो उसको शेयर्स मिल रहे होते हैं, शेयर्स ऑफ कंपनी या फिर ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। इसको कुछ कंपनसेटेड एब्सेंसेस मिल रही होती हैं, इसको कुछ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, इसको कुछ एनुअल और अदर लीव्स मिल रही होती हैं,
और अगर इस एम्प्लॉय को बिफोर कंप्लीशन, बिफोर रिटायरमेंट अगर इसको निकाला जाता है तो इसे कुछ ना कुछ टर्मिनेशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इनमें से कौन से बेनिफिट्स IAS 19 के परव्यू में फॉल करते हैं और कौन से बेनिफिट्स IAS 19 के परव्यू से बाहर हैं? अगर मैं बेसिक सैलरी और अलाउंसेस की बात करूं, IAS 19 का पार्ट है? नहीं सर, ये IAS 19 का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं और हम इनको रिकग्नाइज करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल की बेसिस पे कि जब एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी जिस पीरियड में, उसी पीरियड में आप इनको रिकग्नाइज करते हैं। शेयर ऑफ कंपनी IFRS 2 में आते हैं, इस स्टैंडर्ड में नहीं आते। कंपनसेटेड एब्सेंसेस, सर कंपनसेटेड एब्सेंसेस इस स्टैंडर्ड में आती हैं और ये हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। ये हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स वंस अगेन इस स्टैंडर्ड का पार्ट है। एनुअल एंड अदर लीव्स इस स्टैंडर्ड का पार्ट है। टर्मिनेशन बेनिफिट्स इस स्टैंडर्ड का पार्ट है। तो हम लोग IAS 19 पढ़ते हुए जो प्राइमरी फोकस करेंगे वो इनके ऊपर करेंगे, IAS 19 के ऊपर। जिस तरह से हम लोग पहले करते रहे हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे, प्रेजेंटेशन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड वंस वी हैव डन दैट वी विल मूव ऑन टू पास्ट पेपर्स। IAS 19 को डिस्कस करते हुए हमारा जो एजेंडा आइटम्स होंगे, व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज कि हम लोग देखेंगे कि आखिर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैंने पीछे लिखा है कि कंपनसेटेड एब्सेंसेस इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। तो आखिर इसकी किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड किस तरह से इसके बारे में बात करता है। वी आर गोइंग टू लुक एट दैट। वी आर गोइंग टू लुक एट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। हम लोग देखेंगे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान विच इज अ टाइप ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। वी आर गोइंग टू लुक एट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान विच इज वंस अगेन अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट प्लान्स को देखने के बाद अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को देखेंगे एंड फाइनली वी विल बी लुकिंग एट टर्मिनेशन बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आखिर है क्या? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एज द नेम सजेस्ट ये वो बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉय को पे कर दिए जाते हैं बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जब ये ड्यू हो जाते हैं उसके 12 महीने के अंदर अंदर इनको सेटल कर दिया जाता है। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है दैट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर देन टर्मिनेशन बेनिफिट्स दैट फॉल ड्यू विद इन 12 मंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट दे फॉल ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द एम्प्लॉय प्रोवाइड्स देयर सर्विस। तो अगर एक एम्प्लॉय है, उसने अपनी सर्विस फॉर एग्जांपल इस अकाउंटिंग पीरियड में दी है and if the benefit can be paid up to the next accounting period, वो क्या है? वो मेरे लिए short term employee benefits है। Short term employee benefit should be recognized as an employee provides his service to the entity on which benefits are payable। तो as and when employee ये services आपको दे रहा होगा against which the benefit accrues to the employee, आप उस पैटर्न पे इस बेनिफिट के अगेंस्ट अमाउंट्स रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। The benefit will normally be treated as an expense। एक साइड आपकी एक्सपेंस में जा रही होगी और दूसरी साइड आपकी लायबिलिटी साइड में जा रही होगी। And a liability should be recognized for any unpaid balance at the year end if the balance has not been paid to the employee। दो जो बड़ी कॉमन एग्जाम्पल हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की, दी फर्स्ट एग्जाम्पल जो एग्जामिनर पूछता है इज दैट ऑफ कंपनसेटेड एब्सेंसेस एंड द सेकंड एग्जाम्पल विच द एग्जामिनर फोकसेस ऑन इज प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। दोनों को देखेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस दो तरीके की हो सकती हैं। दे कैन बी accumulating in nature and they can be non accumulating in nature। accumulating in nature का क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिलीवर की ये पॉलिसी है कि एम्प्लॉय को एक साल में 30 दिन की छुट्टियां अलाउड हैं और अगर एम्प्लॉय 30 साल की छुट्टियां नहीं अवेल करता, दैट बैलेंस, दैट अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अकॉर्डिंगली एक एम्प्लॉय है, रजनैन हसन काजी एक एम्प्लॉय है यूनिलीवर का, उसने फॉर एग्जाम्पल 15 दिन की छुट्टी अवेल की है और 15 दिन की अवेल नहीं की। अब ये जो 15 का अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर रजलैन साहब
45 डेज की छुट्टी कर सकते हैं कंपनी से, छुट्टी ले सकते हैं कंपनी से। ये कौन सी टाइप है? दीज टाइप ऑफ कंपनसेटेड एब्सेंसेस आर नोन एज अक्यूमुलेटिंग इन नेचर एंड टू द कॉन्ट्ररी नॉन अक्यूमुलेटिंग वो हैं जहां पे आपका अनयूटिलाइज्ड बैलेंस एक्सपायर हो जाता है, आपको उसके अगेंस्ट कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। यही बात यहां पे भी लिखी हुई है, अक्यूमुलेटिंग एब्सेंसेस can potentially be carried forward and used in future, जबकि non-accumulated absences are the ones जहां पे they are not normally capable of being carried forward to the following period if they are unused during the period. Accumulated absences क्योंकि उसका benefit employee next year में ले सकता है, benefit उसका next year हासिल कर सकता है, उसको utilize कर सकता है, accordingly an amount is recognized in respect of accumulating expenses, जबकि नॉन अक्यूमुलेटिंग एक्सपेंसेस का बेनिफिट एक्सपायर हो जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, अकॉर्डिंगली नो अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एब्सेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स where an employee has an unused entitlement at the end of the reporting period, entitlement for accumulated absences, and entity expects to provide the benefit, a liability should be created. For example, रजलैन साहब की जो छुट्टियां हैं 15 छुट्टियां उनकी अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई हैं, लेकिन कंपनी ये समझती है बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रजलैन साहब कि रजलैन साहब कभी भी पूरी की पूरी छुट्टियां यूटिलाइज नहीं करेंगे। अल्टीमेटली कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि रजलैन साहब सिर्फ 7 छुट्टियां यूटिलाइज करेंगे, इनमें से इस 15 के बैलेंस में से 7 छुट्टियां यूटिलाइज करेंगे। लायबिलिटी 15 के अगेंस्ट खड़ी होनी चाहिए या 7 के अगेंस्ट खड़ी होनी चाहिए? सर लायबिलिटी 7 के अगेंस्ट खड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सपेक्ट का लफ्ज लिखा हुआ है, वेयर एन एम्प्लॉय हैज एन अनयूज्ड एंटाइटलमेंट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू प्रोवाइड द बेनिफिट। अब एंटिटी बेनिफिट कितने का प्रोवाइड करेगी? सिर्फ 7 का प्रोवाइड करेगी। क्योंकि एंटिटी बेनिफिट 7 का प्रोवाइड कर रही है, अकॉर्डिंगली लायबिलिटी भी कितने की रिकॉग्नाइज होगी? 7 की रिकॉग्नाइज होगी। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। नॉन एक्यूमुलेटेड एब्सेंसेस के केस में कोई भी अमाउंट हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते विद इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज द बेनिफिट इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान की अगर मैं बात करूं तो वी ऑल नो कि प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस प्लान के अगेंस्ट कंपनीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करती हैं विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस एंड अ करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द कॉस्ट providing for profit sharing arrangements and bonus payments when the entity has a present or a constructive obligation. The legal obligation arises when payment is part of employee's contract. The constructive obligation arises where past performance has led to the expectation that benefits will be payable in the current period and a reliable estimate of the obligation can be made. ठीक है, तो अगर एंटिटी ने प्रॉमिस किया हुआ है, either it is in written form or in oral form, it would form what? It would form a legal obligation. और अगर past practices हर साल आपको बोनस मिलता है based on sales, based on growth in sales, तो constructive obligation create हो जाती है and you have to recognize a provision for bonus or a liability against bonus in that case. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये वो एरिया है जो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कौन से हैं? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स 2 तरीके के हैं। कुछ बातें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, हमें इन बातों को जहन में रखना है अपनी, क्योंकि यही वो बातें हैं जहां से एग्जामिनर आपसे बहरहाल सवाल पूछ रहा होगा। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की जब हम लोग बात करते हैं तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की को 2 हिस्सों में स्प्लिट करता है ये स्टैंडर्ड। द फर्स्ट टाइप ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज अ डिफाइंड contribution plan and the second type is a defined benefit plan। जिस तरह से नाम से वाज़े हो रहा है, यहां पे एंटिटी की जिम्मेदारी क्या है? कंट्रीब्यूशन देना, और यहां पे एंटिटी की जिम्मेदारी क्या है? बेनिफिट देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूनिलीवर का एम्प्लॉई हूं और यूनिलीवर ने मुझे ये कहा
यूनिलीवर ने मुझे ये कहा दैट एट द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आप रिटायर होंगे, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। हम आपको 1 करोड़ देंगे। यहां पे यूनिलीवर मुझे क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है। यूनिलीवर क्या करेगा? एक फंड बनाएगा और उस फंड में ये हर महीने पैसे डालता रहेगा। यहां पे कुछ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा, इस फंड में कुछ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा और कुछ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। इन दोनों कंट्रीब्यूशंस को एक फंड में डाला जाएगा और इस फंड की क्या होंगी? इस फंड की कुछ होंगी इन्वेस्टमेंट्स। उन इन्वेस्टमेंट्स पे फंड को रिटर्न मिल रहा होगा एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फंड में से मुझे 1 करोड़ दे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये चाहत थी कि यार ये जो कंपनी मुझे पैसे देगी, इससे मैं DHA फेज 8 में एक बंगला खरीदूंगा। जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था और कंपनी ने मुझसे 1 करोड़ देने का वादा किया था, दिस वॉज इन 2010। लेकिन आज हम लोग कहां पे खड़े हैं? आज हम लोग खड़े हैं 2021 में और मैं रिटायर हूंगा फॉर एग्जाम्पल 2035 में। क्या मुझे DHA फेज 8 में ये प्लॉट जो मुझे 2010 में 1 करोड़ का मिल रहा था, क्या वो मुझे 2035 में 1 करोड़ का मिलेगा? नहीं सर, अगर आपको ये अब 10 करोड़ का भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये अब 10 करोड़ का भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपकी औकात से ये प्लॉट इन शॉर्ट बाहर निकल चुका है। क्या मैं यूनिलीवर की मैनेजमेंट के पास जा सकता हूं और मैं क्या ये रोना डाल सकता हूं कि मैंने तो ये ख्वाब बना लिया था कि मैं रिटायर होने के बाद DHA चला जाऊंगा और फेज 8 में रहूंगा शशकों के साथ? क्या मैं ये रोना डाल सकता हूं? यस और नो? मैं रोना नहीं डाल सकता। मैं इस केस में रोना नहीं डाल सकता। क्यों रोना मैं नहीं डाल सकता? क्योंकि यूनिलीवर मुझे कहेगा, रजलैन साहब आपने बिल्कुल ख्वाब देखा था, ख्वाब देखना हर किसी का हक है, लेकिन हमने जो आपसे वादा किया था वो 1 करोड़ रुपए देने का किया था। हमने आपसे ये वादा नहीं किया था कि हम आपको DHA फेज 8 में घर खरीद के देंगे या ये प्लॉट खरीद के देंगे। तो वादे की नेचर कुछ इस तरह है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये 1 करोड़ रुपए दे देना है। अब आप जाने और आपका काम जाने। अब चाहे आप इस 1 करोड़ से फेज 8 में घर खरीदें या आप कहीं और घर खरीदें, ये आपकी मर्जी है। our obligation was limited to 1 crore rupees. In short, यहां पे in these cases इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो कहां पे फॉल करता है? सर यहां पे इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो एम्प्लॉय बेयर कर रहा है। यहां पे इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉय बेयर कर रहा है। सिमिलरली जो एक्चुरियल रिस्क है वो भी कौन बेयर करता है? यहां पे एम्प्लॉय बेयर करता है। अब आए इस केस पे, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब यहां पे सेम केस है और यूनिलीवर का ही मैं एम्प्लॉय हूं। रजलैन साहब यूनिलीवर के एम्प्लॉय हैं और अब यूनिलीवर ने रजलैन साहब से ये वादा किया है कि जब आप रिटायर होंगे तो हम आपको DHA फेज 8 में 500 गज का प्लॉट गिफ्ट करेंगे। वंस अगेन यहां पे भी क्या हो रहा होगा? यहां पे भी कंपनी ने एक फंड बनाया होगा। उस फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, मैं ER लिख रहा हूं, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, मैं EE लिख रहा हूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। फंड में जो भी अमाउंट कलेक्ट होगी वो फंड क्या करेगा? वो फंड कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा और इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न कमाएगा।
दिस फंड नाउ हैज टू इंश्योर कि जब रजलैन साहब रिटायर होंगे 2035 में, तो दिस फंड शुड हैव सफिशिएंट बैलेंस के 2035 में रजलैन साहब को DHA फेज 8 में कंपनी प्लॉट खरीद के दे सके 500 यार्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल जब कंपनी ने ये वादा किया था रजलैन साहब से इन 2010, इस प्लॉट की वैल्यू थी 1 करोड़। अकॉर्डिंगली कंपनी ने अपने फंड को इस तरह से मैनेज किया कि 2035 में इस फंड में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। लेकिन 2035 में, क्योंकि हम लोग 2035 में आ चुके हैं, इस प्लॉट की वैल्यू जो थी वो हो गई 15 करोड़। क्या कंपनी या फंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये कह सकता है कि यार हमने तो आपसे वादा किया था इस डेट पे, जिस डेट पे प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी, अकॉर्डिंगली हम आपको कोई भी प्लॉट 1 करोड़ रुपए तक की मालियत का खरीद के देंगे? कंपनी ये कह सकती है? मैं कहूंगा नहीं। देखो यहां पे तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया था, इस केस में तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया था, लेकिन यहाँ पे तो मैंने तुम्हारी जो वर्डिंग है ना वादे की, वो बहुत केयरफुली सुनी भी थी और देखी भी थी। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे ये वाला प्लॉट फेज 8 में खरीद के दोगे जब मैं रिटायर हूंगा। अब मुझे नहीं पता कि ये प्लॉट कितने का है, 15 करोड़ का हो या 150 करोड़ का हो, मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे तो ये प्लॉट चाहिए। इस केस में मैं क्या कर सकता हूं? मैं रोना डाल सकता हूं। If this is the case, if the company has promised a benefit to the employee, तो ये क्या है? ये एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, और इस केस में इन्वेस्टमेंट रिस्क किसके एंड पे फॉल कर रहा है? एम्प्लॉयर के एंड पे फॉल कर रहा है, और एक्चुरियल रिस्क किसके एंड पे फॉल कर रहा है? एम्प्लॉयर के एंड पे फॉल कर रहा है। ठीक है, इस केस में इन्वेस्टमेंट और एक्चुरियल रिस्क किसके एंड पे फॉल कर रहा है? एम्प्लॉयर के एंड पे फॉल कर रहा है। इन्वेस्टमेंट रिस्क के आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम पड़ जाए। एक्चुरियल रिस्क कि बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन अजम्पशंस आपकी जो अमाउंट है वो कम पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न रेट्स जो आपने एक्सपेक्ट किए थे वो और एक्चुअल रिटर्न रेट्स जो हैं वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से आपकी अमाउंट कम पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूशन देनी थी, आपने ये समझा कि एम्प्लॉय आफ्टर द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आफ्टर रिटायरमेंट 10 साल जिंदा रहेगा, लेकिन वो 20 साल जिंदा रह गया और आपके पास पैसे कम पड़ गए। चेंजेस इन एक्चुरियल असम्पशंस, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हमें ये बात डिफरेंशिएट करनी है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉय बेयर कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, यहाँ पे एक्चुरियल रिस्क एम्प्लॉय बेयर कर रहा है, यहाँ पे एक्चुरियल रिस्क एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने ये कहा कि हम लोग इस बेनिफिट को इंश्योर करवा रहे हैं, मीनिंग दैट कि जो भी इन्वेस्टमेंट रिस्क है, ये इन्वेस्टमेंट रिस्क हम लोग एक थर्ड पार्टी के ऊपर डाल रहे हैं, एंड इफ द अमाउंट्स फॉल शॉर्ट, ये इंश्योरेंस कंपनी एक्सेस अमाउंट पे करेगी, जो भी शॉर्टफॉल है उसको कंपनसेट करेगी। क्या ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान है या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है? क्यों डिफाइंड बेनिफिट प्लान है? बेनिफिट का अमाउंट डिफाइंड है, बेनिफिट हमारा डिफाइंड है, और जो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी, और हमारी जो ऑब्लिगेशन है दैट विल स्टैंड। वेरी नाइस सर, यहाँ पे जो कंपनी की ऑब्लिगेशन है, कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या है? बेनिफिट प्रोवाइड करना। अमाउंट शॉर्ट पड़ जाती है, अमाउंट एक्सेस हो जाती है, एम्प्लॉय का कुछ नहीं जाता, एम्प्लॉय कंपनी से बेनिफिट लेगा। अगर कंपनी ने बैकएंड पे कोई अरेंजमेंट किया हुआ है तो वो कंपनी का और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान का मामला है। कंपनी ये कह के अपनी जान नहीं छुड़वा सकती
कि जाएं इंश्योरेंस कंपनी से डील करें। नहीं, वादा किसके दरमियान हुआ है? वादा हुआ है रजलैन और यूनिलीवर के दरमियान। अकॉर्डिंगली यूनिलीवर का ये ऑब्लिगेशन है कि वो बेनिफिट पे करे टू दी पर्टिकुलर एम्प्लॉय। सेकेंडली, दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे रेस कर सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि देखो इंश्योरेंस जो है वो हमेशा रिस्क को मिनिमाइज करता है। इंश्योरेंस कभी भी रिस्क को मिटिगेट नहीं करता, कंप्लीटली वाइप ऑफ नहीं करता, क्योंकि यहां पे कंपनी का रिस्क रिड्यूस जरूर हो रहा है। यहां पे कंपनी का रिस्क रिड्यूस तो जरूर हो रहा है, मिटिगेट नहीं हो रहा, मिटिगेट नहीं हो रहा। अकॉर्डिंगली ये क्या है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। एक और मुझे सिनेरियो में बताएं आंसर क्या होगा। एक और सिनेरियो में मुझे आंसर बताएं क्या होगा। कंपनी ने एम्प्लॉय से वादा किया हुआ है कि हम आपको हायर ऑफ अमाउंट देंगे, हायर ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड हायर ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। कंपनी कौन सी अकाउंटिंग करेगी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान वाली? कंपनी ने एम्प्लॉय से वादा किया हुआ है कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में से जो भी हायर ऑफ अमाउंट होगी हम आपको वो पे करेंगे। कौन सी अकाउंटिंग करेंगे हम लोग? इस केस में वंस अगेन दिस विल बी अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान और हम लोग डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली अकाउंटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो ऑब्लिगेशन है इट इज टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट, इट इज टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट, क्योंकि यहां पे टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट है। अकॉर्डिंगली हम लोग अकाउंटिंग कौन सी करेंगे? डिफाइंड बेनिफिट प्लान वाली करेंगे। ये बात भी हम लोग जहन में रखेंगे। क्विकली अगर रीड कर लें, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स व्हिच आर पेएबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। They can be in the form of either of the following: defined contribution schemes where future pension depends on the value of the fund, or defined benefit schemes where the future of pension depends on the final salary and years worked। यही बातें हो रही हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क और एक्चुरियल रिस्क वाली। Defined contribution plan. Characteristics of a defined contribution plan are as follows. The entity's legal or constructive obligation is limited to the amount that it agrees to contribute to the fund. एक मर्तबा एंटिटी ने, एम्प्लॉयर ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे दिया, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी फुलफिल हो गई। अब एम्प्लॉयर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। Actuarial risk that the benefit will be less than expected and investment risk that the asset invested will be insufficient to meet the expected benefit falls in substance on the employee। यही बात हम लोगों ने डिस्कस की। Overview: accounting for defined contribution plans is straightforward as the obligation is determined by the amount paid into the plan each period। अकाउंटिंग किस तरह से होगी? The entity should recognize contribution payable as an expense in the period in which employee provides services, except to the extent that the labor cost may be included within the cost of asset। ये बात हो रही है इन्वेंट्रीज की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, जहां पे हम लोग एम्प्लॉय की सैलरीज को एड अप करते हैं इनटू दी पर्टिकुलर एसेट या इन्वेंट्रीज की वैल्यू में लेबर कॉस्ट को इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन इन अदर केसेस जो भी कंपनी की कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर ये कहता है कि मेरी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 10 मिलियन की है पर मंथ, तो यूनिलीवर को ये 10 मिलियन ऑन अ मंथली बेसिस रिकग्नाइज करने हैं। और अगर एट द एंड ऑफ द ईयर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल जून की अमाउंट पे नहीं की गई बाय 30th ऑफ जून, तो आपके इसके फाइनेंशियल्स में 10 मिलियन की लायबिलिटी नजर आ रही होगी, विच वुड रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन विच इज पेएबल इनटू द फंड। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं है इसमें। A liability should be recognized where contributions arise in relation to an employee service but remain unpaid at the end of the reporting period. Exactly this case. Any excess contributions paid should be recognized as an asset, but only to the extent that the prepayment will lead to reduction in future payment or a cash refund. Unilever को जो पेमेंट करनी थी वो करनी थी 10 मिलियन की। यूनिलीवर ने गलती से फंड में अमाउंट डलवा दी 12 मिलियन की, इसने अमाउंट डलवा दी 12 मिलियन की। अब ये जो एक्सेस अमाउंट है, इस एक्सेस अमाउंट ये जो 2 मिलियन है, आप 2 मिलियन का एसेट खड़ा कर सकते हैं, आप 2 मिलियन का एसेट क्रिएट कर सकते हैं।
लेकिन ओनली इफ दिस 2 million विल बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट पीरियड, या फिर कंपनी इसके अगेंस्ट रिफंड क्लेम कर सकती है। अगर फंड ये कहता है कि नहीं, ये 2 मिलियन ना तुम्हें वापस मिलेंगे, ना ही तुम्हारी जो जुलाई की कंट्रीब्यूशन है, ना ही तुम्हारी जुलाई की कंट्रीब्यूशन 8 मिलियन पे लेके आएंगे हम, देन व्हाट हैपेंड इज कि आपके ये जो 2 मिलियन है ये जाया हो गए हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन नॉट क्रिएट एन एसेट, और वो एक्सेस अमाउंट भी पीएनएल के थ्रू रूट होके बाहर निकल जाएगी। इन द यूजुअल सिनेरियो वेयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट payable during the period within 12 months of the end of the period in which the employee provides his or her services on which they accrue, the amount should be discounted to reflect the time value of money. For example, अगर यहाँ पे कोई amount आप रेजिडेंस आपको पे कर रहे हैं after 30 years, तो आप इस amount को discount करते रहेंगे and you will unwind it on an annual basis, और जो भी amount है उसको आप recognize करेंगे as फाइनेंस कॉस्ट। डिस्क्लोजर क्या दे रहे हैं? Where an entity operates a defined contribution plan during the period, it should disclose the amount that has been recognized as an expense during the period in relation to the plan and a description of the plan के plan की characteristics क्या हैं, plan के अंदर benefits किस तरह के मिल रहे हैं and so on। अब defined benefit plan की characteristics क्या हैं? Characteristics of a defined benefit plan are as follows. The entity's legal or constructive obligation is limited to the benefit it agrees to provide to the employee. घर खरीद के देना है, ताहयात उसको पेंशन देनी है, सारी एग्जाम्पल्स है किसकी? डिफाइंड बेनिफिट प्लान की। Actuarial risk that the benefits will be less than expected, and investment risk that the asset invested will be insufficient to meet the expected benefits falls in substance on the employer. सही है, तो एम्प्लॉयर जो है वो शॉर्टफॉल के लिए अकाउंट फॉर करेगा, जिस तरह से हम लोगों ने वहां पे ये बात डिस्कस की। अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान, अकाउंटिंग फॉर बाय एन एंटिटी फॉर अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: determination of the deficit or surplus as net defined benefit liability, that is present value of the defined benefit obligation less fair value of plan assets at reporting date; limiting the defined benefit asset up to asset ceiling; determining amounts to be recognized in P&L, जो भी आपके अमाउंट्स है, फॉर एग्जांपल करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट, नेट इंटरेस्ट ऑन डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी एंड सो ऑन। मैं ये सारी बातें अभी पॉइंट्स रीड कर लेता हूं, फिर मैं आपको इसकी मूवमेंट बोर्ड पे बना के भी शो कर दूंगा कि किस तरह से होगी। डिटर्मिनिंग द रीमेजरमेंट्स ऑफ नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन OCI, actuarial gain and losses, return on plan assets excluding amounts included in interest on the net defined benefit liability and any changes in asset ceiling, उसका इफेक्ट भी हम लोग OCI में लेके जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आखिर नोट किस तरह का दिखता है, या इसकी कैलकुलेशंस आखिर किस तरह से की जाती हैं। मैं सारी चीज़ों को बड़ा क्विकली लेके चल रहा हूँ अंडर दी अजम्पशन कि आप लोगों ने ये सारे स्टैंडर्ड्स CFAP लेवल पे बहुत डिटेल में पढ़े हुए होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग इन कंप्लीट डेप्थ सारे स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करें, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बर्ड्स आई व्यू लेवल पे आपको एक ब्रीफ एक रिविजन करवा दिया जाए। जब हम लोग बात करते हैं मूवमेंट्स की, तो हम लोग जो मूवमेंट्स बनाते हैं, एक मूवमेंट होती है हमारी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, एक हमारी मूवमेंट होती है प्लान एसेट्स की, और एक हमारे पास होती है नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। ये हमारे पास नेट बैलेंस आ रहा होता है। हमारे पास यहां पे ओपनिंग बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंसेस, यहां पे हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट आती है या इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, देन वी हैव
current service cost, then we have past service cost, then we have contributions paid, उसके बाद हमारे पास होते हैं benefits paid, फिर हमारे पास रीमेजरमेंट का इम्पैक्ट होता है, and then we have closing. इन दोनों का डिफरेंस यहां पे आ रहा होता है। सही है, ये इस तरह की मूवमेंट बन रही होती है और हमारे पास ये जो नेट बैलेंस होता है ये हमें कहां पे नजर आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आता है, फेस पे नजर आता है एज डेफर्ड लायबिलिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे तुम्हें जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है, तुम्हें दो इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं। 1 जनवरी का इंटरेस्ट रेट दिया गया है 10%, ईयर एंड इज दिसंबर, और 31 दिसंबर का तुम्हें रेट दिया गया है 12%। कौन सा रेट इस्तेमाल करोगे? 10%। सर हम 10% का इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल करेंगे। 10% का इंटरेस्ट रेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज दिस हैज बीन इनेक्टेड और दिस प्रिवेल्स थ्रू आउट द ईयर। ये वाला जो रेट है ये किस पे आया है? ये ईयर एंड पे आया है। इसी तरह से अगर तुम्हें ये कहा जाए कि कंट्रीब्यूशन हैज बीन पेड ऑन 1 जनवरी 20x0, क्या इंप्लीकेशन होगी इसकी? इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी? तुम इस कंट्रीब्यूशन को, जब तुम यहां पे इंटरेस्ट की वर्किंग कर रहे हो, तुम इस कंट्रीब्यूशन को यहां पे ऐड करोगे और इसके एग्रीगेट पे तुम क्या अप्लाई करोगे? तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे इंटरेस्ट रेट से, फॉर एग्जाम्पल 10% से, और जो भी तुम्हारे पास अमाउंट आ रही होगी वो तुम्हारी यहां पे चली जाएगी। ये बात याद रखनी है। इसी तरह से अगर तुम्हें ये दिया गया है कि बेनिफिट पेड ऑन 1 जनवरी या फिर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, वंस अगेन व्हाट यू विल डू इज कि लायबिलिटी के केस में दिस माइनस दिस, और फिर जो भी तुम्हारे पास नेट अमाउंट आ रही है, यहां से जो भी तुम्हारे पास नेट अमाउंट आ रही है तुम नेट को मल्टीप्लाई कर दोगे 10% से। सिमिलरली ओवर हियर दिस माइनस दिस, और जो भी आपके पास नेट अमाउंट आ रही है उस नेट अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट से। ये बातें हमें याद रखनी है। करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट कहां से रूट होगी? हमेशा पीएनएल का हिस्सा बनती हैं ये, जबकि रीमेजरमेंट मेरा ओसीआई। ये बात भी हमें याद रखनी है। अकाउंटिंग एंट्री, अगर एग्जामिनर कहता है कि जर्नल बना के दो, ये बात हमेशा याद रखना कि जर्नल यहां से आसानी से बन जाता है। जर्नल एंट्री आप कहां से बनाओगे? जर्नल एंट्री आप हमेशा इस टोटल कॉलम से बनाते हो। नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या होती है? करंट सर्विस कॉस्ट
पास्ट सर्विस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, हम लोग कर देते हैं डेबिट। फाइनेंस कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर देते हैं डेबिट। जो भी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन दी है उसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। रीमेजरमेंट फॉर एग्जांपल अगर गेन आ रहा है उसको भी करेंगे क्रेडिट, और जो भी डिफरेंशियल इंपैक्ट होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप कहाँ लेके जाएंगे, वो आप लेके जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी में। नॉर्मली ये अकाउंटिंग एंट्री होती है। ये सारी बातें हमें याद रखनी है, ये कॉपी कर लें जल्दी से। Okay, so if we talk about present value of defined benefit obligation, the defined benefit obligation है क्या? Defined benefit obligation is basically present value of all expected future payments जो कि आपको employee को करनी होंगी to serve the obligation or to fulfill your obligation, वो obligation जो आपको घर की सूरत में या पेंशन की सूरत में employee को देना था। आप उन सारी पेमेंट्स को या उस पूरे के पूरे बेनिफिट को आपने डिस्काउंट किया और अब ईयर टू ईयर बेसिस पे आप उसको आगे लेके जा रहे हैं। इसी वजह से यू कैन सी इन द मूवमेंट्स बिहाइंड मी कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को अनवाइंड कर रहे हैं या हम लोग वहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट का इम्पैक्ट ले रहे हैं। Expected future payments. Expected future payments are based on a number of assumptions and estimates, such as the final benefits payable under the plan. For example, अगर कंपनी ने ये वादा किया हुआ है एम्प्लॉय से कि हम आपको पेंशन देंगे एंड पेंशन विल बी बेस्ड ऑन योर फाइनल सैलरी, तो फाइनल सैलरी क्या होगी इन 2035 नो वन कैन प्रेडिक्ट। किस तरह से इंक्रीमेंट्स लगेंगे, किस तरह से बोनस मिलेगा, किस तरह से ग्रेड एनहांसमेंट्स होंगी, किस तरह से प्रमोशंस होगी, नो वन कैन एस्टिमेट दैट, एक्सपेक्ट दैट। तो बहुत सारी assumptions और estimates involved हैं। The final benefits payable under the plan often dependent on future salaries, as benefits are often quoted as a percentage of employees' final salary. The number of members who will draw the benefit, this will in turn depend on employee turnover and mortality rate. कितने साल हमें एम्प्लॉई को बेनिफिट देना होगा, रिटायरमेंट के बाद कोई भी एम्प्लॉई कितने साल जिंदा रहेगा। This is also an assumption, this is also an estimate. Accordingly, these estimates can change over the years, period to period ये estimates change हो सकती हैं। इन्हीं assumptions को हम लोग क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं actuarial assumptions। और जब actuarial assumptions change होती हैं, उनकी वजह से amounts change होती हैं, closing balances change होते हैं, and the impact has to be routed through OCI in such cases. Discounting present value. Expected future benefits should be discounted to present value using a discount rate determined by reference to market yields on high quality fixed rate corporate bonds at the reporting date, or where there is no market in such bonds, market yields on government bond. एग्जाम में आपको ये रेट्स दिए हुए होंगे, you have to use the correct rate. रेट की कैलकुलेशन बहरहाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Actuarial assumptions are needed to estimate the size of future post employment benefit that will be payable under a defined benefit plan. The main categories of actuarial assumptions are as follows: demographic assumptions about mortality rates before and after the retirement, the rate of employee turnover and early retirement, etc. Financial assumptions, for example, future salary levels and the future rate of increase in medical cost. ये सारी assumptions हम लोग account for करते हैं जब हम लोग valuation करवा रहे होते हैं, और जो हमारा valuer होता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन सारे factors को account for करे। अदर जो इश्यूज हैं जो आपको जहन में रखने हैं, ये हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट, कर्टेलमेंट, सेटलमेंट, एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट एंड प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या है? काफ़ी मरतबा आप ये देखेंगे कि एक मरतबा जब प्लान अनाउंस कर दिया जाता है, सब्सिक्वेंटली उस प्लान में कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया जाता है, या प्लान के टर्म्स में कंपनीज चेंज ले आती हैं। उस चेंज के नतीजे में पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइज होती हैं। उन पास्ट सर्विस कॉस्ट को किस तरह से टैकल किया जा सकता है या किया जाता है? Past service cost is the change in the present value of defined benefit obligation resulting from a plan amendment or curtailment. A plan amendment arises when an entity either introduces a defined benefit plan or changes the benefit payable under the existing plan. For example, employee को पहले कहा गया कि तुम्हें फाइनल सैलरी का 10% दिया जाएगा एज पेंशन,
लेकिन कंपनी हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल और कंपनी ने ये कहा कि नहीं, अब हम आपको ये बेनिफिट देंगे एट 15%। क्या हुआ, प्लान में अमेंडमेंट हो गई। इस प्लान अमेंडमेंट की वजह से कंपनी की डिफाइंड बेनिफिट, जो नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी है, वो इनहेंस करनी होगी और उस इनहेंसमेंट का इम्पैक्ट ओसीआई से रूट करना होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ प्लान अमेंडमेंट। एज अ रिजल्ट द एंटिटी हैज टेकन ऑन एडिशनल ऑब्लिगेशन दैट it has not hitherto provided for. For example, an employee might decide to introduce a medical benefit scheme for former employees. This will create a new defined benefit obligation that has not yet been accounted for. तो हम लोग पूरी की पूरी अमाउंट को अकाउंट फॉर करेंगे as past service cost in such cases. A curtailment occurs when an entity significantly reduces the numbers of employees covered by a plan. For example, restructuring भी, और उस restructuring के नतीजे में आपने काफी सारे employees को निकाल दिया। इनमें काफी employees ऐसे थे जिन्होंने इस प्लान के लिए ऑप्ट किया हुआ था। प्लान कर्टेलमेंट, अब ये प्लान कर्टेल हो गया, इसका इम्पैक्ट कहां से जाएगा? पास्ट सर्विस कॉस्ट के थ्रू पीएनएल से रूट होगा। दिस कुड रिजल्ट फ्रॉम एन आइसोलेटेड इवेंट सच एज क्लोजिंग अ प्लांट, डिसकंटिन्यूइंग एन ऑपरेशन और द टर्मिनेशन और सस्पेंशन ऑफ द प्लान। Past service cost can either be positive if it changes या increases the obligation, or negative if the change reduces the obligation. So it can be either. Past service costs are recognized at the earlier of the following date when the plan amendment or curtailment occurs, when the entity recognizes a related restructuring cost. दोनों में से earlier of का rule लगेगा। Gain and loss on settlement. A settlement occurs, अब settlement कब हो रही है? फॉर एग्जाम्पल आपने एम्प्लॉई से कहा कि तुम अपने इस बेनिफिट से हाथ उठा लो, हम लोग आफ्टर योर रिटायरमेंट तुम्हें पेंशन नहीं दे रहे होंगे, तुम आज हमसे एक लम सम अमाउंट ले लो। अब जो आपका फ्यूचर ऑब्लिगेशन है और आज जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो गेन या लॉस होगा ऑन सेटलमेंट। A settlement occurs when an employee enters into a transaction to eliminate part or all of its post-employment benefit obligation, other than a payment of benefits to or on behalf of employees under the terms of the plan and included in the actuarial assumptions. A curtailment and settlement might happen together. For example, when an employer brings a defined benefit plan to an end by settling the obligation with one-off lump sum payment and then scrapping the plan. वो example जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। Gain or loss on settlement should be recognized immediately in profit or loss. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of the defined benefit obligation being settled as valued on the date of settlement and the settlement price, including any planned asset transferred and any payments made by the entity directly in connection with the settlement. तो लायबिलिटी और पेमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपका गेन और लॉस है ऑन सेटलमेंट। अब एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभार आपके पास नेट लायबिलिटी की जगह पे नेट एसेट पोजीशन क्रिएट हो रही होगी और वो नेट एसेट पोजीशन इतनी हाई होगी कि इट माइट बी डिसेप्टिव, मीनिंग दैट कि फ्यूचर में आपको उस एसेट से इतने बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहे होंगे जिस वैल्यू पे वो अभी रिकॉग्नाइज हुआ है विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या दिख रहा है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ नीड कि हम लोग उस एसेट को उस वैल्यू पे लेके आए, उसको कट डाउन करें, उसको हेयर कट लगा के उस वैल्यू पे लेके आए जो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जो कि एंटिटी पर्टिकुलर एसेट से डिराइव कर सकती है। This term relates to threshold established by IAS 19 to ensure that any defined benefit asset that is pension surplus is carried at no more than its recoverable amount. अगर आपको याद हो तो हमने IAS 36 में ये कहा था कि IAS 19 वाले एसेट IAS 36 के स्कोप से बाहर हैं। क्यों हमने वो बात की थी? क्योंकि एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में बजाते खुद मौजूद है और यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है वो यही स्टैंडर्ड खुद गवर्न करता है। इन सिंपल टर्म्स this means that any net asset is restricted to the amount of cash savings that will be available to the entity in future. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो एसेट है वो आ रहा है 100 रुपए का, लेकिन मेरे पास जो एसेट सीलिंग है वो एस्टेब्लिश हो रही है एट 80। मुझे 20 से अपने एसेट को रिड्यूस करना होगा और इस 20 को मैं कहां से रूट करूंगा? OCI से रूट करूंगा। उस 20 को मैं कहां से रूट करूंगा? OCI से रूट करूंगा। ये बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड क्या है? ये वो मेथड है जो IAS 19 ने हमें प्रिस्क्राइब किया है।
is the method required by IAS 19 to be used in determining the present value of defined benefit obligation and current service cost. This method sees each period of service giving rise to an additional unit of benefit of entitlement. And accordingly हम लोग क्या करते हैं, हम लोग current service cost को recognize करते हैं on year to year basis. ये मेथड हमें ये कहता है कि एम्प्लॉई हर पीरियड में आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है और उन एक्स्ट्रा सर्विसेज के, उन एडिशनल सर्विसेज के नतीजे में एक एडिशनल बेनिफिट क्रिएट हो रहा है जो उसको पे किया जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो ईच ईयर ऑफ सर्विस इज गिविंग राइज टू एन एडिशनल यूनिट ऑफ बेनिफिट. Each of these units is measured separately and the total of all units to date, both current and previous, is the final obligation under the plan. The total of the current year units is the current service cost. डिस्क्लोजर्स हमें कहा कौन कौन से देने हैं, हमें डिस्क्रिप्शन देनी है प्लान की, हमें रिकंसिलिएशन देनी है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स जो हम लोग पीछे बना चुके हैं, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स हमें डिस्क्लोज करना है, रिकंसिलिएशन इन ऑफ मूवमेंट्स इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हमें देना है, वंस अगेन पीछे हम लोग बना चुके हैं. एंड एनालिसिस ऑफ द टोटल एक्सपेंस रिकग्नाइज्ड इन P&L हमें बताना है, प्रिंसिपल एक्चुअरियल असम्पशंस हमें बतानी है. तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि आखिर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाता है और इनकी असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है. साथ साथ हम लोगों ने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के ऊपर भी डिस्कशन कर ली. हमने डिस्कशन की ऑन कंपनसेटेड एब्सेंसेस, नॉन अक्यूमुलेटेड एंड अक्यूमुलेटिंग इन नेचर, और हम लोगों ने प्रॉफिट बेस्ड स्कीम्स के ऊपर भी डिस्कशन की. IAS 19 के ऊपर मजीद डिस्कशन हमें करनी है, लेकिन बाकी डिस्कशन को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग इंशाल्लाह आएंगे तो हम लोग IAS 19 को कंटिन्यू करेंगे. एंड वंस वी कंप्लीट IAS 19 हम लोग उसके बाद इसके पास्ट पेपर्स पे मूव करेंगे. ऑन दिस नोट वी कंक्लूड आवर सेशन फॉर टुडे. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है. अदरवाइज टू एवरीवन एल्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिलीज. इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी इन आवर नेक्स्ट सेशन.